27वीं गैर आइनी तरमीम, और उसका बहुत शोर होगा था कि वो आ रही है और उसको छुपा कर रखा हुआ था, और बिल आखिर वो गैर आइनी तरमीम जो है वो आ गई। और उस गैर आइनी तरमीम में क्या कुछ है, मुख्तसरन पहले ज़रा उसका अहवाल लेते हैं। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल यूँ समझें कि एक नया दस्तूर लिखा जा रहा है। पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसको मिलिया मेट कर दिया गया है, मस्मार किया जा रहा है, और उसके तमाम इदारों को मस्मार किया जा रहा है, बिल्कुल बुलडोज जैसे कहते हैं ना, बुलडोजर चलना, और उसकी बुनियादों को उखाड़ा जा रहा है, और ये खतरनाक काम है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये एक इंतहाई खतरनाक काम है, और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए ये इंतहाई खतरनाक काम है। उसकी वजह ये है कि आगे जाके मैं आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि ये इमरान खान साहब बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये मुल्क आसिम लॉ के तहत चल रहा है। आसिम का कानून, जनरल आसिम मुनीर का कानून, जो उसकी जुबान से निकल गया वो कानून है। और अब जनरल आसिम मुनीर की सारे अहकामात, फरमान, वो सारे के सारे अब दस्तूर कहलाएंगे। जो जनरल आसिम मुनीर साहब अपने मुंह से बोलेंगे, जो फरमान जारी करेंगे, वो दस्तूर होगा, वो आइन होगा। और ये वहाँ होता है जहाँ बादशाहतें हों और जहाँ पे किंगडम्स हों, जहाँ पे आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी हकूक नहीं होते, ये वहाँ होता है। तो पाकिस्तान को भी अमली तौर पे वहाँ पाकिस्तान में भी एक बादशाहत का निज़ाम कायम करने का इरादा है, क्योंकि ये भी तरामीम तजवीज़ आई हैं और इसको हंगामी बुनियादों पे लाया गया है। और चूँकि सूरत हाल ये है कि अज़रबैजान में हैं शहबाज शरीफ साहब, और जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वो अज़रबैजान में हैं। और अज़रबैजान के बारे में आपको बता दूं कि अज़रबैजान और इसराइल बहुत करीबी दोस्त हैं, और इसराइल से आपने बात करनी है तो आप किससे बात करेंगे? अज़रबैजान से करेंगे, आप उर्दन से करेंगे, आप मिस्र से करेंगे। ये वो मुल्क हैं जो कि मुस्लिम ममालिक जो कि जुड़े हुए हैं इसराइल के साथ। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा, एक हंगामी दौरा, और फिर वहाँ पे बैठ के आज काबीना का इजलास होता है, और फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब वो अज़रबैजान से इस काबीना के इजलास की सदारत करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा अंदर खाने, कितना ज़्यादा खौफ हरास और कितनी ज़्यादा जल्दी है कि उन्होंने वापस आने पे भी भरोसा नहीं किया, और वापसी का भी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि वापस आ जाएं पाकिस्तान में और कल परसों आके काबीना का इजलास बुलाएं और इसकी मंजूरी हो जाए। नहीं, वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। तो पहली बात तो ये, और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ें पहले ज़रा आपको बयान कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। फिर आपको ये भी बताते हैं कि आज सेनेट में क्या हो रहा है। मोटी-मोटी बातें आपके लिए गुज़ारिश है जी। ये जो आई है तरमीम, ये तरमीम बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब के की बादशाहत का ऐलान है। सिंपल, ये बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की बादशाहत का ऐलान है। 27वीं आइनी तरमीम में क्या है? उसमें आर्टिकल 48 में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई हैं, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ है, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जगह नई अलहदा, सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आइनी अदालत कायम कर दी जाएगी, और इसका इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर होगा। मुद्दत मुलाजमत चीफ जस्टिस की 3 साल होगी, आइनी अदालत के सरबराह की 3 साल होगी, और इसके जज की उम्र 68 होगी। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं इसलिए पहले पढ़ के सुना रहा हूँ कि फील्ड मार्शल की तरफ बाद में आते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इस आइन में क्या क्या दिया गया है, इस तरमीम में क्या क्या दिया गया है, और किस तरीके से उनको आइन का घंटा घर बना दिया गया है, वो मैं बाद में आता हूँ। क्योंकि पहले ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी ये तरमीम की जाएगी, गैर आइनी तरमीम की जाएगी, उस पर ठप्पा लगवाना है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उससे ठप्पा लग नहीं सकता। अब ये ठप्पा लगेगा आइनी अदालत से, जो कि एक गैर आइनी अदालत बनाई जा रही है। वो गैर आइनी अदालत बनाएंगे तो ही जनरल आसिम मुनीर साहब की बादशाहत का ऐलान होगा।
तो इसलिए पहले ज़रा इस शिक को सुनिए, बहुत ज़रूरी है। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 वर्ष उम्र होगी, 68। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हाई कोर्ट के 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। वफाकी अदालत जो है इसको 68 वर्ष किया गया है, 68 ईयर्स किया गया है, यानी कि उससे 3 साल ज्यादा। वहां से जज जिसको भी उठाना है वो एक ब्राइब है, रिश्वत के तौर पे। ये रिश्वत होगी बहुत बड़ी कि जनाब आप जरा अंडरटेकिंग दें, हमें हलफनामा दें कि हम आपको आईनी अदालत में लेके जा रहे हैं, उसके बदले में आपको 3 साल नौकरी और मिल जाएगी। आप आईनी अदालत के चीफ जस्टिस या जज होंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी के बदले में आपके पास जो भी हुकूमत के खिलाफ कोई दरखास्त आएगी, आईनी दरखास्तें आएंगी, उसको फैसला आपने हमारे हक में करना है, तो ये सौदा हुआ करेगा। इसलिए ये 68 ईयर्स रखी गई है उम्र। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और जज वफाकी आईनी अदालत की। आईनी अदालत को वफाकी और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा, यानी कि सूबा अपना मसला लेके जाता है वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फेडरल गवर्नमेंट वो भी यही आईनी अदालत सुनेगी। अब इस आईनी अदालत चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा? ये सदर और वजीर आजम करेंगे, और वजीर आजम करेंगे, सदर नहीं, वजीर आजम करेंगे। अपनी पसंद के जजेस लेके आएंगे और उनके पास जब फैसला जाएगा सूबे लेके जाएंगे तो उन्हें क्या होगा। आईनी अदालत आईनी तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतालिक का दायरा इख्तियार इन्हीं के पास होगा। बुनियादी हकूक भी इनके पास हो गए, आईनी तशरीह भी इनके पास चली गई, और आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म किया जा रहा है। अब आइन का आर्टिकल 184 क्या था? बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। जब भी कोई इमरजेंसी हो, जब भी कोई इशू हो अवामी मफाद का, तो फ़ौरन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। आर्टिकल 184 आपने सुना होगा, 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बराह रास्त आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। कोई मार्शल लॉ लग गया, कोई गैर आइनी इक़दाम हो गया, गैर कानूनी कदम उठा लिया गया, कोई बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो गए, आप डायरेक्ट चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 175 में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियारात महदूद और नई सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है वो उसके इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं आइन और कानून की तशरीह के मामले में, और नई अदालत को ये सारे के सारे मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है वो एक बिल्कुल यूं ही समझें कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसकी हैसियत यही रह जाएगी। और यहिया अफरीदी साहब जो हैं, जिन्होंने ये सारे का सारा निज़ाम, जाली निज़ाम कायम करने के लिए, अपने एक चीफ जस्टिस ही हासिल करने के लिए जो किया, अब उनकी हैसियत एक क्लर्क जैसी होगी, इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं होगी। तो यहिया अफरीदी साहब ने, जो काजी फायद ईसा काम छोड़ के गए थे, यहिया अफरीदी साहब ने सिर्फ एक चैम्बर की खातिर जो एक हरकत की और यह रिश्वत कबूल की, गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हक मारा, अब उनकी हैसियत एक क्लर्क की सी होगी। वो चीफ जस्टिस बस वो उसकी राहत और तनख्वाही होंगी और कुछ नहीं। उनके सारे इख्तियारात मुंतकिल कर किए जा रहे हैं वफाकी आइनी अदालत को। उसके बाद है जी जुडिशल कमीशन में वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस को शामिल कर दिया गया है, और यानी कि उधर भी आपका वफाकी अदालत और वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कहलाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर अदालत होगी। सबसे सुप्रीम अदालत वफाकी आइनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाएगी। और फिर है जी वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। ठीक है जी, वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे, और ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो वफाकी आइनी अदालत उसकी पाबंद होगी, नहीं, वफाकी आइनी अदालत अपना फैसला करेगी। आर्टिकल 189 में तरमीम, आइनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे, यानी कि वफाकी आइनी अदालत के जो फैसले हैं अब वो जो है वो आइनी अदालत के फैसले वो लाजिम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले लाजिम नहीं होंगे। आर्टिकल 189 में तरमीम, आइनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की जाएगी, दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर रुकन उसमें शामिल किए जाएंगे। अब आता है आर्टिकल 243, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बादशाहत का ऐलान। मैं आपको मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह बताता रहा हूँ
کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر پاک فضائیہ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاک بحریہ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری فضائی فوج پہ، ہماری بحری فوج پہ، ہماری اسٹریٹجک فورس پہ، ان سب کو وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں۔ اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو کہ پوری دنیا میں ایک طے شدہ انتظامی ڈھانچہ ہے فوج کا انٹرنل، اور وہ ایک اپر فورم ہوتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کہلاتے ہیں، آج کل جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں۔ تو جب حالت جنگ میں، جب جنگ کا اعلان ہو جائے یا کوئی بھی ملک حالت جنگ میں چلا جائے پاکستان، تو اس وقت تمام فیصلے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں، جہاں جس کے نیچے آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایئر چیف بیٹھا ہوتا ہے، ایک کرسی پہ بحریہ کا چیف بیٹھا ہوتا ہے۔ جو کرسی صدارت ہوتی ہے وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے پاس ہوتی ہے، جو اس وقت ساحر شمشاد ہیں۔ مثلا پاک بھارت کی جنگ ہوئی تو جنرل ساحر شمشاد کے صدارت میں یہ تینوں فورسز اور چوتھے اسٹریٹجک ڈویژن کے جو ہمارے جنرل ہیں وہ بیٹھے تھے، تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کرسی صدارت ہوتی ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ تو لہٰذا یہ جو جنگ لڑی گئی اور جس میں فضائیہ نے کام کیا اور انہوں نے تیاری کرائے، تو اب پاک بحریہ نے اپنے طور پہ کام کیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو نئی ترمیم آ رہی ہے اس کے مطابق تمام جو مسلح افواج ہیں، چاروں مسلح افواج، وہ جنرل عاصم منیر کے کنٹرول میں دی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دیا گیا ہے۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جنرل بپن راوت چیف آف ڈیفنس سٹاف انڈیا میں جنرل بپن راوت تھے۔ تو جنرل بپن راوت کو مودی نے یہ عہدہ دیا تھا تاکہ فوج کو ساری کو کنٹرول کیا جا سکے، اور پھر اس کا یہ جو ہمارا ہوا تھا فروری 2019 جس میں ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا اور ان کے 2 طیارے مار گرائے تھے، ہیلی کاپٹر ان کا خود ہی مقبوضہ کشمیر میں گر گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ابھی نندن کے واقعے کے بعد جنرل بپن راوت کا جو ہے ہیلی کاپٹر کریش کر گیا تھا، اور وہ ہیلی کاپٹر کا کریش کر گیا۔ آج تک اس کی انویسٹیگیشن ہی ہوئی کہ ہوا کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے سے اس کا ذکر کیا تھا 3 دن پہلے کہ یہ بپن راوت بننا چاہتے ہیں چیف آف ڈیفنس، تو لہٰذا یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نام دے دیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کو۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دے دیا گیا ہے، اور اضافی عہدہ دے کر جو پاک بحریہ، فضائیہ، اسٹریٹجک فورس، یہ ساری ان کے نیچے کر دی گئی ہے۔ اور اب یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی، تو اب فضائیہ جو ہے پاک فضائیہ، اور وہ کیونکہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو ختم کر دیا گیا ہے، جنرل ساحر شمشاد تھے اس وقت موجودہ، یہ پورے کا پورا ہیڈ کوارٹر ہی، پورے کا پورا سیکریٹریٹ اور ہیڈ کوارٹر، سٹاف ہیڈ کوارٹر ڈیمولش کر دیا گیا ہے، اور وہ سارے کا سارا جو اٹھا کے وہ دے دیا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ فوج کا ایک طے شدہ صدیوں سے چلا آ رہا انتظامی ڈھانچہ اس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اور اب اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو اب فضائیہ جو ہے وہ از خود انڈیپینڈنٹلی وہ کوئی کاروائی نہیں کر سکے گی، بلکہ اس کا حکم جنرل عاصم منیر حکم دیں گے تو وہ طیارے گریں گے، ادروائز وہ طیارے نہیں گریں گے۔ تو یہ سادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیچھے اس ترمیم کے پیچھے کیا ہے۔ تو فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے گا، اور وہ تاحیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب تاحیات ہوں گے، اور یعنی کہ تاحیات کہہ لیں، وفات کہہ لیں، اور ان کو کوئی بھی انسان ان کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی بھی فرد واحد، کوئی بھی اتھارٹی ان کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ ایک بنیادی بات اس کی ہے جی، اور یعنی کہ ان کو اب ہٹانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، زمین پہ کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو اور تاحیات، اور اس کے بعد وہ ٹل ڈیتھ اور ٹل لائف، یعنی کہ تا دم حیات تا دم وفات، وہ باوردی فیلڈ مارشل رہیں گے، کہلائیں گے۔ اور
اگلی بات جو کی گئی ہے، ان کو ہر طرح کے محاسبے سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے ان کے جرم سے، ہر طرح کے الزام سے ان کو مبرہ قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکے گی، ان کو آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کے تمام اقدامات کو آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہو سکے گی کسی بھی فورم پہ، اور ان کو صدر پاکستان سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا گیا ہے، وزیر اعظم سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف یعنی کہ تمام گورنرز، تمام ہمارے مسلح افواج کے سربراہان، اور اب مسلح افواج کے سربراہان تو رہیں گے نہیں، وہ تو آ جائیں گے دوسرے تیسرے درجے کے، اب ایک ہی ہوں گے، لہٰذا ان کو سب کو نیچے کر کے اور ان کو تمام تر احتساب سے بالا تر قرار دے دیا گیا ہے۔